क्या इजराइल की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक यहूदी राज्य के खिलाफ ब्लड लाइबल जैसे झूठे आरोपों को बढ़ावा देने में अत्यधिक भूमिका निभा रही है? हारेट्ज का ये दावा कि वो इजराइल का न्यूयॉर्क टाइम्स है, हमेशा हकीकत से ज्यादा एक महत्वाकांक्षा और घमंड की बात थी। लेकिन हाल के वर्षों में यह अखबार सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली आवाज से हटकर खुद राज्य के खिलाफ ही उसी तरह के यहूदी विरोधी और ज़ायोनिज्म विरोधी रुख अपनाने लगा है। आज थिंक ट्वाइस में हम हारेट्ज में क्या हुआ और कैसे यह और इसके समर्थक दुनिया के सबसे बड़े यहूदी विरोधियों को आड़ दे रहे हैं, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। जब हम इजराइल और ज़ायोनिज्म को बदनाम करने और उनकी वैधता नकारने के तरीकों पर सोचते हैं, तो आमतौर पर उन विचारधाराओं और ताकतों पर ध्यान देते हैं जो यहूदी राज्य और यहूदियों के खिलाफ ब्लड लाइबल जैसे झूठे आरोप लगाते हैं। वे पश्चिमी देशों में राजनीतिक विमर्श और कला में नई उदारवादी स्थापित मान्यता बना रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है कि प्रवासी यहूदी वामपंथी 7 अक्टूबर के बाद बढ़ी यहूदी विरोधी भावना को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरन ममदानी व अन्य डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यहूदी विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन शायद अब ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि समस्या का एक कम नहीं बल्कि अहम हिस्सा ये भी है कि इजरायली वामपंथी उन ज़ायोनिज्म विरोधियों को आड़ दे रहे हैं जो उनका घर तबाह करना चाहते हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। उन्हें यहूदी राज्य के खिलाफ सूचना युद्ध में और प्रभावी होना चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने वाले एक प्रमुख इजरायली इतिहासकार और लेखक ने हाल ही में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण लेख लिखा था जो हमने JNS में प्रकाशित किया था। हमें सौभाग्य है कि वे आज हमारे साथ हैं। गादी टॉब यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ व्याख्याता, कई नॉन फिक्शन व फिक्शन किताबों के लेखक और इजरायली टीवी के पटकथा लेखक हैं। वे इजरायली अखबारों और टैबलेट मैगजीन क्विलिट, JNS जैसी अन्य पत्रिकाओं के लिए भी कॉलम लिख चुके हैं। गादी टॉक थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। नमस्ते जॉनथन, बुलाने के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि डायस्पोरा में कई यहूदी, जिनमें से कुछ इजराइल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, चाहे वे इजराइल की सरकार का समर्थन करते हों या नहीं, वे सभी इस बात को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। इजरायली वामपंथी अंतर्राष्ट्रीय वामपंथ के उन जहरीले विचारों की नकल क्यों करेंगे जो नस्ल के बारे में हैं, जो नेतन्याहू की आलोचना करने के बजाय असल में उनके अपने अस्तित्व को ही अवैध ठहराते हैं? हाँ, ये एक पहेली है और आप जानते हैं कि हमारा जो उच्च स्तरीय अखबार है, हमारा प्रतिष्ठित अखबार हैरेट्स, असल में एक प्रगतिशील माध्यम है और एक प्रगतिशील माध्यम के रूप में ये एंटी ज़ायनिस्ट है, क्योंकि आजकल एंटी ज़ायनिज्म लगभग प्रगतिशील होने की कसौटी बन गया है, जिससे इजरायली प्रगतिशील लोग एक तरह की मुश्किल में पड़ जाते हैं, जैसे उनकी पीठ दीवार से लगी हो। और मुझे लगता है कि उनकी दुविधा तब और बढ़ जाती है जब वे इजराइल के बहिष्कार से बचने के लिए असल में उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आपके पास विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं जो BDS आंदोलन में इस उम्मीद में शामिल हो जाते हैं कि वे इस तरह बहिष्कार से बच सके, क्योंकि वे कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अच्छे लोगों में हैं, हम भी इजराइल से नफरत करते हैं। और फिर वे अपने पेपर जमा करते हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वे इजरायली हैं। और फिर वे कहते हैं नहीं नहीं, क्यों, लेकिन हम तो आपकी तरफ हैं। और मुझे लगता है जॉनथन, हमारे पास इस घटना का एक लंबा इतिहास है जो खुद यहूदी विरोध जितना पुराना है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ की संरचना देखें तो अगर आप यहूदी विरोधी भावना के शिकार हैं तो ये आकर्षक लगता है कि आप यहूदी विरोधियों के साथ मिल जाएं ताकि आप भी यहूदी विरोधी भावना का शिकार होने से छूट मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है, क्योंकि यहूदी विरोधी भावना बहुत डरावनी होती है।
और अगर आप इज़राइल और यहूदियों के खिलाफ तर्कों को सही ठहराते हैं तो आप इसके अतार्किक हिस्से को ये कहकर दूर कर देते हैं कि नहीं नहीं, वे नरसंहार के बारे में सही हैं। तो ये कोई पागलपन भरी अतार्किक नफरत नहीं है, ये तो बस इज़राइल की नीति की एक मानवतावादी आलोचना है। अगर मैं भी इस आलोचना में शामिल हो जाऊं तो इससे एंटीसेमिटिज्म की इस प्रवृत्ति की भी सफाई मिल जाती है। थिंक ट्वाइस सुनने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अच्छी रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आपके साथ अहम मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली शो को JNS चैनल पर, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां पा सकते हैं। और अब वापस आज के कार्यक्रम पर चलते हैं। मुझे लगता है ये स्पष्ट है, लेकिन मुझे बस थोड़ा और स्पष्ट करने दीजिए। मुझे थोड़ा स्पष्ट करने दीजिए। आप जानते हैं, मैं पीटर बाइनर्ट की स्थिति को समझता हूं। मेरा मतलब है, मैंने उनके साथ बहस की है। आप जानते हैं, मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानता हूं। और बात यह है कि वो एंटीसेमिटिज्म से बचने के लिए एंटीसेमाइट से जुड़ सकते हैं, लेकिन वो मैनहट्टन के अपर वेस्ट साइड में बैठे हैं। और आप जानते हैं, इज़राइल के भविष्य के बारे में वो जो भी सोचता हो, उसका उस पर या ज़ोहरा ममदानी को वोट देने वाले दूसरे लोगों पर कम से कम सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप जानते हैं, इसका सीधा असर उन लोगों के भविष्य पर पड़ता है जो इज़राइल में रहते हैं। क्या वे नदी से समंदर तक के नारों में भरी नफरत और इस तथ्य के बीच संबंध नहीं देख पाते कि वे खुद नदी और समंदर के बीच रहते हैं? हाँ, लेकिन जिस तरह से वे इसे समझाते हैं वो ये है कि फिलिस्तीनी भी हमारे जैसे ही हैं और उनका आंदोलन, जैसा वे उसे देखते हैं, एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है। हालांकि वास्तव में वो ऐसा नहीं है। ये यहूदियों के खिलाफ एक नरसंहारकारी आंदोलन है। लेकिन अगर वे फिलिस्तीनियों को हमारी ही तरह समझते हैं तो ये संघर्ष सुलझाया जा सकता है। तो इससे आपका मन शांत हो जाता है। खुद को दोष देना आशा बनाए रखने का तरीका है, क्योंकि अगर गलती हमारी है तो उसे ठीक किया जा सकता है। हम कुछ कर सकते हैं ताकि चीजें सही हो जाएं। और इसलिए 7 अक्टूबर के बाद उस बर्बरता के विस्फोट को किसी तरह सही ठहराना जरूरी था। इसे सही ठहराने का तरीका वही है जैसा दुनिया भर के यहूदी विरोधी करते हैं। जैसे नारीवादी इसकी सफाई देते हैं, वे कहते हैं ये यौन अपराध नहीं है, ये सशस्त्र प्रतिरोध है। क्या जूडिथ बटलर ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था? तो इसे फिलिस्तीनियों की नफरत को समझाने का तरीका यह है कि नहीं, ये तो बस कब्जे की आलोचना है। और आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार हारेट्स के लिए ओपेड्स लिखे थे तो मेरा सबसे पहला ओपेड स्मोकर के कॉर्नर में हुई एक बातचीत पर आधारित था, यूरोप में किसी गुप्त सम्मेलन के बारे में, जो गुप्त था क्योंकि उसमें अरब और इजरायली दोनों थे और वे ऐसे देशों से थे जहां इजरायली लोगों से मिलना बड़ी परेशानी बन सकता है। हमें इसे गुप्त रखना था। उस वक्त मैं धूम्रपान करता था, शायद आखिरी पश्चिमी धूम्रपान करने वाला था, इसलिए सारा मजा मुझे ही मिला। कंपनी अब भी इज़राइल में है। मैं था तो मुझे सारी असली जानकारी मिली। जैसे मैं सिर्फ किसी सम्मेलन में नहीं गया, वो जो औपचारिक या सतही समझाइयां होती हैं वैसी नहीं, मुझे असली गॉसिप मिली। मैं वहां फिलिस्तीनी बासाम ईद के साथ खड़ा था, जिन्हें मैं बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की पड़ताल करते हुए उसका सामना किया। और मैंने कहा हाँ, उस समय मैं लेफ्ट में था, और मैंने कहा हाँ, हमें कब्जा खत्म करना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हम तुम्हें कब्जा खत्म नहीं करने देंगे। और मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कब्जा खत्म नहीं करना चाहते? उसने कहा, क्या तुम पागल हो, हमें कौन बचाएगा? इसका मतलब था कि वो सभ्य इंसान है जिसे मानवाधिकारों की चिंता है। उसने कहा, IDF के जाते ही वे उसे बेरहमी से मार डालेंगे। उसने पूछा, हमें कौन बचाएगा? यही उसकी दलील थी। इसी वजह से मैंने हैरेट्स के लिए एक लेख लिखा, जिससे उनमें काफी बेचैनी फैल गई। मैंने कहा, अगर आप मानवाधिकारों की परवाह करते हैं तो कब्जे का समर्थन करें, क्योंकि जहां जहां से इजराइल हटता है वहां मानवाधिकार बहुत तेजी से खराब हो जाते हैं।
तो ये जो सोच है कि वे सिर्फ कब्जे के खिलाफ हैं, इजराइल के अस्तित्व या यहूदी लोगों के जीवित होने के खिलाफ नहीं हैं। अगर वे सिर्फ कब्जे के खिलाफ हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें इजराइल के अंदर कब्जे के खिलाफ होना चाहिए और दिखावा करना चाहिए कि यही समस्या का हल है। तो 7 अक्टूबर को जो हुआ उससे ये तर्क गंभीर खतरे में पड़ गया, क्योंकि उस दिन की बर्बरता को सिर्फ कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में दिखाना मुश्किल है, खासकर जब वो गाजा से आई थी जहां कोई कब्जा नहीं है और वैसे भी वहां कोई घेराबंदी भी नहीं है। वहां कुछ चीजों पर प्रतिबंध था लेकिन कोई घेराबंदी नहीं थी। उनका मिस्र के साथ भी सीमा है, उनके पास जो चाहिए था सब कुछ था, या जो वे चाहते थे, और इसलिए 7 अक्टूबर ने ये सब खतरे में डाल दिया। इजरायली राजनीति में जो हुआ वो दिलचस्प है, क्योंकि मुझे पक्का नहीं है कि दक्षिणपंथ चुनाव जीतेगा। अगर युद्ध निर्णायक रूप से नहीं खत्म हुआ तो ये नेतन्याहू और गठबंधन के लिए समस्या होगी। हालांकि ध्यान दें कि लगभग हर कोई जो वामपंथी ब्लॉक में है, सिवाय पागल यार, गोलान और अरब पार्टियों के, वे दावा कर रहे हैं कि वे दक्षिणपंथी हैं। क्योंकि जो हुआ वो ये है कि आप जानते हैं, उनकी सारी नारेबाजी के बावजूद अता हरोश अता हशेम, तुम प्रमुख हो, तुम जिम्मेदार हो, ये तुम्हारी ड्यूटी के दौरान हुआ। हत्या, गठबंधन और बाकी सब बातें बकवास हैं, क्योंकि मतदाता अब दाईं ओर चले गए। क्योंकि अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वामपंथियों ने कहा था कि अगर हम गाजा छोड़ देंगे तो वो मध्य पूर्व का सिंगापुर बन जाएगा, और दक्षिणपंथियों ने कहा था नहीं, वो मध्य पूर्व का हमासिस्तान बन जाएगा। सोचिए, सही कौन निकला? प्रचार या नेताओं की बातों से फर्क नहीं पड़ता। वे जीतने के लिए दक्षिणपंथी होने का दिखावा कर रहे हैं। एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि हमने गादी आइजनकोट को देखा, जो अब सर्वेक्षणों में नेतन्याहू के गंभीर प्रतिद्वंद्वी के रूप में आगे चल रहे हैं। हमने रोनेन मनेलिस को देखा, जो आईडीएफ के पूर्व प्रवक्ता हैं और उनकी चुनावी मुहिम चलाते हैं, अमेरिकी सलाहकार से पूछते हुए, और हमारे पास यह कैमरे में रिकॉर्ड है। ये चैनल 12 पर था, जहां वे कह रहे थे, क्या बोलूं जिससे लोग सोचें कि मैं दक्षिणपंथी हूं। इन लोगों को यह भी नहीं पता कि दक्षिणपंथी क्या मानते हैं, फिर भी उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब फिलिस्तीनी कब्जे की बात करते हैं तो वे 7 अक्टूबर जैसी घटनाओं और ग्रीन लाइन के अंदर के इजराइल को भी कब्जा मानते हैं। कब्जा तो आप जानते हैं, यहूदिया और सामरिया या गाजा नहीं है, जो कि वैसे भी कब्जे में नहीं था। 7 अक्टूबर को लेकर जो पाखंड है वो भी है। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष में किसी ने 7 अक्टूबर से पहले कुछ अलग करना चाहा हो। ये सच है। मुझे याद नहीं कि किसी ने, शायद कभी-कभी एविगडोर लिबरमैन को छोड़कर, कुछ अलग करना चाहा हो, सिवाय उन मौकों के जब वो कुछ कर सकते थे। सिर्फ जब वे सरकार में थे और कुछ कर सकते थे तब छोड़कर। मुझे याद नहीं कि किसी ने कहा हो कि उनकी सब्सिडी बंद करें और फिर से अंदर जाकर हमास को गाजा से बाहर निकालें। कोई भी इसके पक्ष में नहीं था। तो इसमें काफी पाखंड है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, चलिए अब हारेट्स के मुद्दे पर बात करते हैं। ईमानदारी के लिए कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मुझे पता है कि आपने लंबे समय तक हारेट्स के लिए लिखा है। मैंने कई साल इंग्लिश एडिशन में लिखा। हमारे दर्शकों के लिए इजराइल के भीतर भी और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के लिए भी हारेट्स क्यों अहम है और हाल के वर्षों में इसमें क्या बदलाव आए हैं। मुझे एक और डिस्क्लेमर जोड़ना है, जैसा मैंने जेएनएस के लिए हारेट्स पर लिखे लेख में भी लिखा था कि मुझे हारेट्स से उनकी एडिटोरियल पॉलिसी का विरोध करने पर निकाला गया था। और अगर यह दिलचस्प हो तो मैं इसके बारे में बाद में भी कुछ कह सकता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हारेट्स एक प्रगतिशील अखबार है और इसका उद्देश्य यहूदी राज्य को समाप्त करना है। यही इनका मिशन है। और नरसंहार की पूर्व संध्या पर हारेट्स के संपादक को इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने खेलना बंद कर दिया, आंख मिचोली छोड़ दी और बस बात साफ साफ सामने रख दी और कहा, अब समय आ गया है कि यहूदी लोकतांत्रिक राज्य वाक्यांश से यहूदी शब्द को हटा दिया जाए, जो इजराइल राज्य के राष्ट्रीय चरित्र का वर्णन करता है। और जो सवाल मैंने सामने रखा है वो ये है कि अभी क्यों आप ये 30 साल से कर रहे हैं। और ये शुरू हुआ, जैसा कि ऐसी चीजें होती हैं,
कथित तौर पर निष्पक्ष अकादमिक जांच से, और वे कभी भी निष्पक्ष नहीं थे, जिन्हें तथाकथित पोस्ट जायनिस्ट कहा जाता है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे जायनिज्म अब अतीत की बात हो गई है और हम इसे किसी नए रूप में देख सकते हैं, जैसे कि ये किसी नई चीज में बदल गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से एंटी जायनिस्ट विचारधारा है, क्योंकि ये लोग एडवर्ड सईद के अनुयायी हैं। और अगर आप दुनिया में कहीं भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में जाते हैं तो आप जायनिज्म का बचाव उस विषय के भीतर नहीं कर सकते बिना उसकी बुनियादी नींव को चुनौती दिए। तो ये शैक्षणिक प्रवृत्तियां इजराइल लाई गईं, ये फैशन इजराइल में लाए गए, और हेरोड्स ने 90 के दशक में, ओस्लो के वर्षों में, पोस्ट जायनिस्ट इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, साहित्य विभागों और बाकी सबको प्रमुखता दी। उन्होंने बस इजराइल के बुद्धिजीवियों को एडवर्ड सईद और उनके शिष्यों की विचारधारा रोजाना परोसी। और ये सिखाता है कि इजराइल वैध नहीं है, कि जायनिज्म उपनिवेशवाद है, कि हम ही उत्पीड़क हैं, और कि फिलिस्तीनी इस यूरोपीय उपनिवेशीकरण आंदोलन के मूल निवासी पीड़ित हैं। कोशिश की गई कि उन्हें उनकी जमीन से जातीय सफाई के जरिए बेदखल किया जाए। यही दृष्टिकोण हारित्ज के पाठकों को रोज मिलता है, और उन्होंने इसे इस तरह प्रस्तुत किया ताकि अपने दर्शकों को ज्यादा झटका ना लगे। उन्होंने इसे कब्जे की आलोचना के रूप में पेश किया, जबकि वे लगातार इशारा करते रहे या अक्सर कहते रहे कि कब्जा जायोनिज्म की निरंतरता है और जायोनिज्म का सार है, और इसलिए इजराइल मूल रूप से एक रंगभेद परियोजना है। और इसकी शुरुआत साहित्यिक और पुस्तक परिशिष्टों से हुई थी, और ये था, आप जानते हैं, आइवी ड्रिप। इसमें एक कवि यित्सहाक लाओर शामिल थे, जिन्होंने कहीं और भी लिखा था, लेकिन वो उस कविता के लेखक थे जिसमें बताया गया था कि हम मज्जा ब्रेड में फिलिस्तीनी युवाओं के खून का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, ये सबसे अश्लील, अभद्र, घटिया, घिनौने खून से जुड़े झूठे आरोप की तरह है। और यही वो आदमी है जो सप्ताहांत में उनका मुख्य पुस्तक समीक्षक है, यित्सहाक लाओ। उन्होंने एक लेख लिखा था जो शायद लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स ने कट्टरता के कारण अस्वीकार कर दिया। आईडीएफ की हर गोली पर एक फिलिस्तीनी बच्चे का नाम लिखा जाए। तो ये वही लोग हैं जो प्रतिष्ठित अखबार के लिए किताबों की समीक्षा कर रहे हैं, और यही चीज धीरे धीरे फैल गई। मैंने इसे लंबे समय तक देखा है, क्योंकि 97 में जायोनिज्म के खिलाफ किताब लिखी थी। इन्हीं लोगों से मेरी बहस होती थी जो हेरोड्स में लिखते हैं। मैं इनसे मिला था, तब मैं जवान था और बच्चों के टीवी शो करता था, और मैं छोटी कहानियां और दूसरी चीज़ें लिख रहा था। लेकिन मैं धीरे धीरे इस बात से बहुत नाराज़ हो गया कि वे जायोनिज्म को कैसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने किताब लिखी, लोगों ने पूछा, ये क्यों ज़रूरी है? ये तो किसी एकेडमिक विभाग के हाशिए पर हो रही बात है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विचार मायने रखते हैं, और जो चीज़ें एकेडमिक जगत में शुरू होती हैं, फिर उन्हें उच्च स्तरीय अखबारों में अनुवादित और लोकप्रिय किया जाता है, और फिर वही विचार राय लेखकों की नींव बन जाते हैं। तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है। तो लेकिन अलूफ बेन अचानक क्यों स्वीकार करेंगे जिसे वे अब तक चालाकी से नकारते आ रहे थे? और मेरा अनुमान था कि ये न्यायिक सुधार की हार के तुरंत बाद हुआ। न्यायिक सुधार ने अदालत की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की, जो इजराइल में किसी भी लोकतंत्र की अदालत से ज्यादा शक्तिशाली है। तकनीकी रूप से जोनाथन, इजराइल लोकतंत्र नहीं बल्कि ज्यूरिस्टोक्रेसी है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक विचार, राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान की है। संप्रभुता को राज्य का सर्वोच्च अधिकार कहा जाता है, और जब से उन्होंने एक संवैधानिक संशोधन, या जिसे हम संवैधानिक संशोधन कहते हैं, उसे खारिज कर दिया, तब से उन्होंने खुद को सरकार की बाकी 2 शाखाओं के किसी भी निर्णय से ऊपर रख लिया है। तो 15 गैर निर्वाचित जज इजराइल राज्य में संप्रभुता रखते हैं, और अलूफ बेन, ये मेरा अनुमान है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो जानते थे कि यहूदी राज्य को समाप्त करने का विचार इजराइल के मतदाताओं का बहुमत कभी नहीं पा सकता।
लेकिन उन्होंने एक मौका देखा कि अगर निर्णय लेने की शक्ति चुनावी राजनीति से न्यायपालिका को स्थानांतरित कर दी जाए तो हमारे पास जो प्रगतिशील, बेहद प्रगतिशील न्यायपालिका है वो इसे थोप सकती है। ये उस मून कानून को रद्द कर सकती है जो इजराइल को यहूदी राज्य घोषित करता है। तो उन्होंने एक अवसर देखा। हालांकि अलुफ बेन को कैसे पता चलता कि उनके प्रिय फिलिस्तीनी 2.5 हफ्ते बाद यहूदियों का नरसंहार कर देंगे। और उसके बाद, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह तर्क करना मुश्किल हो गया कि हमें एक यहूदी राज्य की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जानते हैं, मुझे फिर से कहने दीजिए, जैसे कि यह संस्था, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से, यह निश्चित रूप से इजरायली पत्रकारिता में प्रगतिशील धारा की मुख्य आवाज बन गई है। फिर भी ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आप जानते हैं, ये लगभग ज़ायोनिज्म विरोधी प्रकाशन नहीं था। ऐसा कैसे हुआ कि यह उस दिशा में विकसित हो गया? क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की वजह से था, या यह इजरायली समाज के उस क्षेत्र के भीतर बदलावों का नतीजा था? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जहां एक आदमी ने बहुत बड़ा फर्क डाला, और ये आदमी है आमोस शॉकिन। जब आमोस शॉकिन ने अपने पिता से जिम्मेदारी संभाली, वो अखबार के प्रकाशक हैं। वो धीरे धीरे ज़ायोनिस्ट संपादकों को हाशिए पर धकेल दिया और अपनी पसंद के संपादकों को ढूंढा। जिस कवि का मैंने जिक्र किया, जिसने इस फिलिस्तीनी युवक के बारे में लिखा था, हमारी मर्ज़ा रोटी में खून, इत्ज़हाक लाओर, उसे प्रकाशक ने इतनी हद तक संरक्षण दिया कि जब उसके चारों ओर यौन उत्पीड़न का बड़ा घोटाला हुआ, तब भी अखबार ने उसकी रक्षा की और उसके लेखों पर टिप्पणियां बंद कर दी ताकि अपने पाठकों के गुस्से का सामना ना करना पड़े। तो आमोस शॉकिन ने मूल रूप से धीरे धीरे अखबार की दिशा उसी ओर मोड़ दी। ये संस्कृति और किताबों के सेक्शन से विचार पृष्ठों तक पहुंचा। उन्होंने एक और स्टार की रक्षा की। उनके पास गिदोन लेवी हैं, और गिदोन लेवी रक्त अपवाद जैसे झूठे आरोपों को बढ़ावा देने वाले हैं। ये किसी भी चीज के साथ ऐसा ही करता है। गिदोन लेवी को उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार मिलते हैं, जो उन्हें दुनिया भर के यहूदी विरोधियों से मिलते हैं। लेकिन ये आदमी अरबी नहीं बोलता, फिर भी वो इन इलाकों की रिपोर्टिंग करता रहा है। वो यहूदिया और सामरिया की अरब आबादी की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार संवाददाता हैं, और पिछले 4 दशकों से इस पद पर रहते हुए वे अनुवादों पर निर्भर रहे हैं। और मैं उनके साथ किसी पैनल में बहस किया करता था जो उस समय चैनल 10 पर आता था। और मैं उन्हें चिढ़ाया करता था और उनसे कहता था, जानते हो क्या समस्या है गिदोन? तुम्हारे अनुवादक तुम्हें 3 दशकों से बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ मजाक नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो अपनी कहानियों पर विश्वास करते थे या नहीं। लेकिन जो कहानी मैंने उस लेख में बताई है, उसे गधा प्रक्रिया कहा जाता है। सही है। और उस कहानी के अनुसार उन्होंने कहा कि आईडीएफ बॉर्डर पुलिस अरबों को पैरों से गधे से बांध देती है और फिर गधे को दौड़ाती है जब तक कि बेचारा फिलिस्तीनी मर नहीं जाता। उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है और इसे घटना के आधार पर बताया, और जाहिर तौर पर हर किसी ने जो इसकी तथ्य जांच की, उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि ऐसा किया गया था। परिवार चाहता था कि बात छुपाई जाए, क्योंकि मैं आपके दर्शकों को यह नहीं बताना चाहता था कि यह आदमी गधे के साथ कैसे उलझा। मैं बस इतना कहूंगा कि उसके परिवार नहीं चाहता था कि यह जानकारी बाहर जाए। तो जब ये इस पर बहस हुई, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें दर्शकों। बिल्कुल। हारेज ने इस खबर के लिए माफी नहीं मांगी। ये उनकी मैगजीन के पहले पन्ने पर थी, ये पूरी दुनिया की मीडिया में छाई हुई थी, और उन्होंने इसे कभी वापस नहीं लिया जब साबित हो गया कि यह झूठ था। तो अगर आप सोचते हैं कि हारेज एक समाचार संगठन है, तो आप गलत हैं। ये एक प्रगतिशील प्रचार संगठन है। और मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, हमेशा दाएं और बाएं को लेकर चर्चा होती रहती है। हाँ, मीडिया दोनों पक्षों में पक्षपाती है। खैर, ये दोनों पक्षों में पक्षपाती है, बिल्कुल। लेकिन बाएं पक्ष ने अपने लिए झूठ बोलने का लाइसेंस हासिल कर लिया है, और वो लाइसेंस अकादमिक जगत में उत्तर आधुनिक एजेंडा से आता है। क्योंकि अगर आप कट्टर ज्ञान मीमांसीय संशयवाद को, जो कहता है कि तथ्यों जैसी कोई चीज नहीं है,
नैतिक निरपेक्षता के साथ जोड़ देते हैं, जो कहती है कि आपको बिल्कुल पता है कि तर्क के सही पक्ष में कौन है। तो आपके पास केवल कथाओं वाली दुनिया है, सच्चाई नहीं। फिर आप वही कथा बनाते हैं जो उस न्यायोचित मकसद को बढ़ावा दे जिस पर आप विश्वास करते हैं। यही तरीका है। पत्रकार अक्सर सिद्धांत नहीं समझते, लेकिन उन्हें अपने संगठन से यह संदेश जरूर मिलता है कि उनका काम पाठक को सही निष्कर्ष तक पहुंचाना है, न कि पाठक को जानकारी देना ताकि वो खुद अपने निष्कर्ष पर पहुंच सके। एक्टिविज्म, पत्रकारिता नहीं। बिल्कुल सही। तो ये एक्टिविज्म है, पत्रकारिता नहीं। अब बेशक नेतन्याहू सरकार के आलोचक होना संभव है, ये मानना आप जानते हैं, वह सोच जिसने ओस्लो समझौते तक पहुंचाया और फिलिस्तीनियों के साथ शांति के बदले जमीन देने के विभिन्न प्रयास, जिसे कुछ अमेरिकी राजनेता फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए ज्यादा समर्थन नहीं है। जैसा कि आपने बताया, स्पष्ट कारणों से इजराइल के भीतर इसके लिए बहुत कम समर्थन है। और ये सब किए बिना, इन यहूदी विरोधी ब्लड लाइबल जैसे झूठे आरोपों को अपनाए बिना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? आप जानते हैं क्यों? कुछ वामपंथियों ने साथ ही विदेशों में भी उस अंतर को छोड़ दिया है और विरोध की सीमा पार कर दी है, जायनवाद के विरोध में और इजराइल के एक यहूदी राष्ट्र के रूप में अस्तित्व के विरोध में चले गए हैं। और मेरा मतलब है, खासकर जब आप जानते हैं, मुख्य हारेट्स पाठकों की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, वही आप जानते हैं जो लोग उत्तर तेल अवीव या इजरायली समाज के पुराने वर्ग से हैं, जो खुद को राज्य बनाने और अस्तित्व की शुरुआती लड़ाइयों में बहुत कुछ करने का श्रेय देता है, अगर कोई और नहीं करता। उस समूह ने समकालीन अंतर्राष्ट्रीय यहूदी विरोधियों की सोच को कैसे अपना लिया? मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा उस बात में छुपा है जो हमने इस बातचीत की शुरुआत में चर्चा की थी, कि यहूदी विरोध का विडंबनापूर्ण इलाज खुद यहूदी विरोध है। अगर आप यहूदी विरोधियों के तर्कों को सही ठहराते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे उसका अतार्किक और डरावना पहलू दूर हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं, हम अब एक विकृत नैतिक दुनिया में रह रहे हैं जहां सही और गलत के विचार, बुराई और सद्गुण के विचारों को ताकतवर और बेबस के बीच के विभाजन ने बदल दिया है। उन्होंने ये विचार मार्क्सवाद से लिया और उसे सांस्कृतिक मार्क्सवाद में ले गए। अगर आप कमजोर हैं तो आप सही पक्ष में हैं, और अगर आप ताकतवर हैं तो आप गलत पक्ष में हैं। और इसी तरह पीड़ित होना एक सद्गुण बन जाता है। और जब आप इस तरह की विश्व दृष्टि विकसित करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि कमजोर लोगों को किसी भी नैतिक दायित्व से पूरी तरह छूट मिल जाती है। और इसलिए अगर वे आपकी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं तो ये आपकी गलती है। यही वो जगह है, वही पश्चिम, जिसमें उत्तर आधुनिकता, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, जेंडर नारीवाद और बाकी सब कुछ शामिल है। शक्ति का प्रतिमान या कमजोर और मजबूत के बीच की द्वैतता, इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली में एक खामी विकसित हो गई है। और ये खामी सिर्फ गाजा में ही काम नहीं करती, ये यूरोप में भी लागू है, जहां बलात्कारी गिरोहों को माफ किया जाता है और समलैंगिकों पर हिंसा को अनदेखा किया जाता है, क्योंकि दूसरा कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जो भी वे करते हैं, हम उसे अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि वे उपनिवेशवाद के शिकार हैं। और यहीं पर पश्चिम बिगड़ गया और अपनी ही अंतरात्मा को लेकर जुनूनी हो गया। और अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने का तरीका है खुद को दोष देना। और इसमें एक अजीब मोड़ है, क्योंकि अगर आप जर्मनी को देखें, मान लीजिए, जहां ये सबसे ज्यादा स्पष्ट है, तो जर्मन वामपंथी इजराइल को नए नाजी के रूप में दिखाने पर इतने जोर क्यों देते हैं? जरा सोचिए, इससे उन्हें खुद नाजी होने के दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर यहूदी बुरे हैं तो शायद हम उतने बुरे नहीं थे। शायद जो हमने किया उसमें कुछ तो जायज ठहराने लायक था। और जब आप अपनी मूल्यों की व्यवस्था खो देते हैं, जहां आपके अच्छे और बुरे की धारणाएं गड़बड़ा जाती हैं और आप नैतिक शुद्धि के साधन के रूप में आत्मदंड के आदी हो जाते हैं, तो आप नैतिकता खो देते हैं। मैंने अपने पिता से सीखा, वो कहते थे, भलाई का दिखावा करने वालों से सावधान रहो।
because नैतिक दिखावा करना असली नैतिकता के बिल्कुल विपरीत है और आप इसे हर जगह देख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं अब अमेरिकी यहूदी असली खतरे का सामना कर रहे हैं। और ये कोई 10 साल पहले की बात है जब मिडिल ईस्टर्न मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का एक पोर्टफोलियो तैयार किया था जिसमें उत्तरी अमेरिका के इमाम यहूदी विरोधी जहर उगलते हुए दिखाए गए थे। और वे यहूदी समूहों के पास गए और एक के बाद एक खासकर वामपंथी समूहों ने इससे दूरी बना ली। ऐसा क्यों? क्योंकि वे इस्लामोफोबिक कहे जाने से डरते थे। तो अपनी नैतिक छवि की चिंता आपके नैतिक कर्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आपके अपने समुदाय के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक रब्बी हैं तो आपका काम प्रगतिशील अभिजात वर्ग का समर्थन पाना नहीं है, आपका कर्तव्य अपनी खुद की मंडली की रक्षा करना है। अगर आप इस्लामोफोबिक कहे जाने के डर से ऐसा नहीं करते तो जान लें कि इस्लामोफोबिया कोई असली फोबिया नहीं है। ये किसी भी एक मुस्लिम की किसी भी तरह की आलोचना को रोकने का एक तरीका है। तो जब लोग मुझसे कहते हैं कि ये नोटिस करने के बारे में है, ये मुस्लिम दुनिया से आने वाली यहूदी विरोधी भावना को नोटिस करने के बारे में है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी इससे बहुत बहसें होती थीं। तुम्हें याद है जब इसे राजनीतिक शुद्धता कहते थे, ना कि वोकनेस या जो अब कहते हैं, बस नाम बदल गए हैं। लोग मुझसे पूछते थे, तुम्हें राजनीतिक शुद्धता से क्या दिक्कत है? अच्छा व्यवहार करने या अश्वेतों, महिलाओं, समलैंगिकों का अपमान रोकने में क्या गलत है? और मैंने कहा, बात वो नहीं है, वो तो सिर्फ ऊपर की परत है। असल समस्या ये है कि अगर कोई किसी पवित्र समूह से है तो आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते, भले ही वो बुराई करे। यही समस्या यहूदी विरोध के साथ है। अगर आप CAAR, मुस्लिम ब्रदरहुड देखें, प्रचार संगठन जिसे ओबामा बहुत पसंद करते थे, जो वो कर रहे हैं वो मानवाधिकार संगठन या नागरिक अधिकार संगठन होने की आड़ में कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिक अधिकारों की परंपरा में जो वे बढ़ावा दे रहे हैं वो उन सभी पर चुप्पी का आदेश है जो कट्टरपंथी इस्लामवादी यहूदी विरोधियों के नस्लवाद को उजागर करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पसंदीदा अमेरिकी टिप्पणीकारों में से एक एंडी मैकार्थी हैं, एंड्रयू मैकार्थी, मैकार्थी रिपोर्ट से। और वे दक्षिण में एक अभियोजक थे। सही है, जो नेशनल रिव्यू के लिए लिखते हैं, वहीं से ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। वहीं उनका पॉडकास्ट भी है, उसका नाम मैकार्थी रिपोर्ट है और वो बहुत अच्छा व ज्ञानवर्धक है। उसमें वे और रिच लॉरी होते हैं। और उन्होंने एक बार कहा था, इस्लामोफोबिया कोई फोबिया नहीं है, ये एक शब्द है जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड ने शरिया सर्वोच्चता की किसी भी आलोचना को हतोत्साहित करने के लिए गढ़ा है। इसका यही उद्देश्य है। और इसलिए मैं इजरायली हूं जोनाथन, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता और शिष्ट होना मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है हमें इन लोगों को खुलकर बेनकाब करना चाहिए। और जब वे कहते हैं तुम इस्लामोफोबिक हो क्योंकि तुमने जिहादियों की आलोचना की, तो बस सिर हिलाओ और कहो, ठीक है, अब कृपया सवाल का जवाब दो। तुम मुझे इस चीज से डराने वाले नहीं हो। और हाँ, अगर विचारों की दुनिया में आप एडवर्ड सईद के साथ हैं तो आप तीसरी दुनिया या गैर पश्चिमी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर सकते। या आप बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो सकते हैं और साफ साफ कह सकते हैं कि ये सभ्यताओं का संघर्ष नहीं है, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है। हमास कोई वैकल्पिक मूल्य प्रणाली नहीं है। उनकी अपनी सोच है कि मूल्य क्या है, लेकिन वे बर्बर हैं और ये बर्बर मूल्य हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप जानते हैं, जैसा कि मेरे दोस्त डैन शिफमैन कहते हैं, आप सांस्कृतिक सापेक्षवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। जब आप जिन लोगों को डिनर पे बुला रहे हैं उनमें से एक नरभक्षी हो, क्योंकि तब आप जानना चाहेंगे कि वो आपको मेहमान समझता है या मेन्यू। और अगर आप बर्बरता के बीच सभ्यता के बीच फर्क नहीं कर सकते तो आप बर्बरों के खिलाफ इस संघर्ष में हार जाएंगे। क्या आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो लड़कियों के साथ बलात्कार कर उन्हें मार डालते हैं और मानते हैं कि यहूदी होने पर यह नैतिक है? अगर आप इसे वैकल्पिक संस्कृति मानते हैं तो अपनी संस्कृति भी खो देंगे। ये बिल्कुल सही है। चलिए 1 मिनट के लिए हारेज की बात पर वापस आते हैं। हाँ, मेरा पसंदीदा विषय, जैसा कि आप जानते हैं। हाँ ठीक है। हारेज खुद को इजराइल का न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स अब वैसा नहीं रहा जैसा 50-60 साल पहले था।
जब वो मुख्य धारा का प्रामाणिक अखबार था। जैसा एंड्रू क्लावन कहते हैं, जो अखबार कभी न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ करता था। सही है। अब आप जानते हैं इसके 95% पाठक वामपंथी और उदारवादी हैं। ये एक विशेष प्रकार का प्रकाशन है, हालांकि स्पष्ट रूप से जो प्रभावशाली भी है और काफी लाभदायक भी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह एक बहुत ही फायदेमंद क्षेत्र है। लेकिन हारेट्स के बारे में हम जो भी सोचें, असल सवाल है ज्यादातर इजरायली कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मेरा ये मानना रहा है कि इसकी काफी असर इस वजह से है कि विदेशी मीडिया इसकी अंग्रेजी संस्करण को पढ़ता है। लेकिन ज्यादातर इजरायली गिडियन लेवी जैसे लोगों या अमीर हास की रिपोर्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि उनके गाजा संवाददाता हैं, गाजा के प्रचारक हैं। अगर हम उनके स्टाफ के 2 प्रमुख उदाहरण लें, क्या आपको लगता है कि आजकल ज्यादातर इजरायली उस नजरिए को वैध या चर्चा योग्य मानते हैं? ज्यादातर इजरायली सोचते हैं कि ये घिनौना है, लेकिन उनके पास एक ऐसा दर्शक वर्ग है जिसे वे किसी भी अन्य समाचार स्रोत से अलग थलग करके बनाए रखने में सक्षम हैं। अगर आप हैरेट्स या न्यूयॉर्क टाइम्स में रोनेन बर्गमैन को पढ़ते हैं तो लगेगा कि इजराइल में मुख्य समस्या बसने वालों की हिंसा है। और मैंने टैबलेट के लिए द सेटलर वायलेंस मिथ नामक एक लेख लिखा था, जो रेगावी मूवमेंट की एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें दिखाया गया था कि 90%, ये एक संख्या है, कोई रूपक नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के सेटलर वायलेंस डेटाबेस का 90% वास्तव में सेटलर वायलेंस नहीं है। यानी वे इसमें ऐसी घटनाएं भी गिनते हैं, अगर कोई सेटलर आतंकी हमले में आतंकवादी को मारता है तो उसे भी सेटलर वायलेंस में गिना जाता है, और इसलिए वे हास्यास्पद हैं। लेकिन ये जूदिया और सामरिया में हिंसा है, वहां की हिंसा का ज्यादातर हिस्सा फिलिस्तीनी आतंकवाद है, और वे इसे कम करके दिखाते हैं और सेटलर वायलेंस को ज्यादा दिखाते हैं, ताकि अपने पाठकों के बीच प्रगतिशील इजराइल विरोधी भावना को बनाए रख सकें। और हमने अभी पिछले वीकेंड में ही ये होते देखा, जब उनका नाम क्या है, रोखाना, इससे पहले, लेकिन मैंने पहली रिपोर्ट्स देखी और वो साफ तौर पर कम से कम बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी, जब उन्हें आईडीएफ ने बंदूक की नोक पर रोका था। और ये तो हास्यास्पद है। हो सकता है किसी वजह से उन्हें किसी इलाके में जाने से रोका गया हो। जैसा बताया गया था, उन्होंने अपने फोन से फुटेज जारी की जिसमें कोई भी बंदूक की नोक पर नहीं था। हाँ, उन्होंने किया था। और हमें इजरायली प्रेस में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इजरायली नहीं जानते कि ये प्रोपेगेंडा मशीन कैसे काम करती है और किस पर निर्भर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आईडीएफ द्वारा कुत्तों से फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार करवाने के बारे में एक लेख छापा। यानी हर इजरायली जानता है कि यह किसी भी स्तर पर हास्यास्पद है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स इसका स्रोत हमास समर्थक हैं। और आप जानते हैं, हमास कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा कि हम जानते हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी पत्रकारिता का बुनियादी काम भी नहीं करता। आप जानते हैं, मैंने टैबलेट के लिए एक लेख लिखा था जिसका नाम था द वायरल प्रिजन रेप दैट नेवर वॉज, जिसे मैंने खुद ही किया था। एक और शानदार काम करने वाली पत्रकार थी आयाला हासोन। मेरा मानना है कि हम दोनों ने इस देतेमान में कथित बलात्कार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, जहां कहा गया कि जेल के गार्ड्स ने एक फिलिस्तीनी के साथ बलात्कार किया। और आप जानते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को, जो शायद इसे इतने करीब से फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा और विस्तार से समझा सकें। मैं तो यही चाहूंगा। मैं खुश हूं कि उनमें से कुछ को ये घिनौनी कहानी नहीं परोसी गई है, लेकिन ये कहानी सामने आई क्योंकि इजरायली आईडीएफ अभियोजन ने डिटेंशन सेंटर के जेल गार्ड्स पर एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ एक वस्तु से कुकर्म करने का आरोप लगाया। अगर आप हैरेट्स नहीं पढ़ते तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह झूठी कहानी है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आईडीएफ सैनिक कहीं भी समूह में ऐसा करने वाले हों। मेरा मतलब है, मैं मानता हूं कि कुछ लोग हद पार कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हिंसा होती है, लेकिन एक समूह द्वारा हिरासत क्षेत्र के अंदर ढालों के पीछे किसी फिलिस्तीनी का बलात्कार करना, अगर आप इजरायली हैं और ठीक सोचते हैं तो इस कहानी में गड़बड़ है। ये कहानी गलत है। बलात्कार कभी हुआ ही नहीं। फिलिस्तीनी बंदी ने बलात्कार की शिकायत तब तक नहीं की जब तक सैनिकों को हिरासत में नहीं लिया गया,
जब तक उसे कुछ पेश नहीं किया गया। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कहता है, शिकायत करूं तो मुझे क्या मिलेगा? और उसे मुकदमे से पहले ही बड़े सुविधाजनक ढंग से गाजा वापस भेज दिया गया था। और फिर किसी ने इसकी जांच की और मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा। और जानते हो, सबसे भयानक बात जोनाथन ये है, सेना के अभियोजन पक्ष को पता था कि उनके पास बलात्कार के आरोप के लिए कोई भी सबूत नहीं था जब उन्होंने सैनिकों को गिरफ्तार किया था, और प्रेस को ये लीक कर दिया कि ये एक यौन अपराध था। और मैं उन लोगों को दोष नहीं दे सकता जो ऐसा सोचते हैं। ओस्लो से प्रभावित आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोचा कि ये युद्ध को रोकने का एक मौका है, जो उनके लिए शायद उनकी आदर्शवादी सोच से प्रेरित था, कि उन्हें लगता था कि इस भयानक युद्ध को रोकना चाहिए। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कानून है, ली कानून, जो कहता है कि अगर किसी यौन अपराध का विश्वसनीय सबूत है, प्रमाण नहीं, सिर्फ विश्वसनीय सबूत, तो आप उस देश को दी जाने वाली सहायता रोक सकते हैं। और इसलिए जिसने भी ये कानून बनाया उसे इसे विश्वसनीय सबूत मानना चाहिए था, भले ही ये अभी तक प्रमाण न हो। सिर्फ सैनिकों को दोषी ठहराना ही काफी था। मैं इस सिद्धांत को लेकर निश्चित नहीं हूं। ये लोगों को साजिश जैसा भी लग सकता है। मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसकी कोई न कोई व्याख्या होनी चाहिए कि आईडीएफ उन सैनिकों को दोषी क्यों ठहरा रही है, जबकि उसे पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। जब मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता था, तो मेरा मतलब है हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है। और जो तरह की चोट उस सैनिक को लगी थी, वो किसी भी तरह की झड़प के दौरान नहीं लग सकती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी और बहुत साफ थी। और मेरी अटकल, जो मैंने सभी रिपोर्ट्स के आधार पर लगाई, ये है कि उसने किसी बहुत निजी जगह पर कोई तेज धातु का टुकड़ा छुपाकर ले जाने की कोशिश की थी, और इसी तरह से वो घाव हुआ था। और यहाँ मैं आपके श्रोताओं को अप्रिय चिकित्सीय जानकारी से परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जो हम मेडिकल रिपोर्ट से जानते हैं वो बलात्कार के आरोप से मेल नहीं खाता। जांचकर्ताओं के पास सैनिकों की गिरफ्तारी से पहले ही मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। हाँ, ये चौंकाने वाला है और निंदनीय भी है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसमें आप जानते हैं, इसमें राजनीति भी शामिल है। ये न्यायिक सुधार की आलोचना, और आप जानते हैं, नेतन्याहू की कुछ आलोचनाओं को बदनाम करने में भी एक भूमिका निभाता है। लेकिन मुझे वापस उस बात पर आना है जिसे आपने पहले ही नोट किया है, और वो है 7 अक्टूबर पर हुई प्रतिक्रिया। कोई सोच सकता है कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर को जो हुआ, हालांकि कोई यह भी सोच सकता है दूसरी इंतिफादा जैसी घटनाएं गाजा से वापसी के बाद क्या हुआ। शायद इसने कुछ हद तक, आप जानते हैं, वो झूठी बातें जो हमने इजरायली वामपंथियों से सुनी थीं, उन्हें गलत साबित कर दिया होता कि क्या होगा अगर, आप जानते हैं, इजरायली बस, आप जानते हैं, फिलिस्तीनियों को सशक्त कर दे। कोई सोचेगा कि अब इस तरह के विचार सच में बदनाम हो चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल में कट्टर वामपंथियों के अलावा 2 राज्यों की बात करने वाले असली लोग सिर्फ अमेरिकी उदारवादी ही हैं। हारेज ने अपनी कवरेज और अपनी राय को 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया के अनुसार कैसे ढाला है? खैर, सबसे पहली चीज जो उन्होंने की, मैं कहूंगा कि बात उतनी ही सीधी है। हर तरफ यहूदी विरोधिता है। ये इजराइल को दोषी ठहराता है। यही बात है। हमने संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस को तुरंत कहते सुना, ये बिना किसी पृष्ठभूमि के नहीं हुआ। इसका एक संदर्भ है जो हम जानते हैं। ये सब यहीं से शुरू नहीं हुआ था। और हारेज 8 अक्टूबर को पहला संपादकीय आया था। 7 अक्टूबर शनिवार था, उस दिन कोई संस्करण नहीं था। और अगले दिन रविवार के संस्करण की शुरुआत एक संपादकीय से हुई, जिसमें कहा गया कि 7 अक्टूबर के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो व्यक्ति है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों के अधिकार छीन लिए और उन्हें बंद गली में धकेला, जिससे सारी उम्मीदें टूट गईं। बाकी सब कुछ। लेकिन जिस एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया वो इसहाक राबिन नहीं थे। वो हमास का कोई व्यक्ति भी नहीं था। और अगर आप संपादकीय देखें, पूरी संपादकीय पृष्ठ देखें, तो किसी ने भी हमास को दोषी नहीं ठहराया। मीर इसाक ने शायद 9वें या 10वें दिन एक लेख लिखा कि हमारे पन्नों पर सबसे बड़ी कमी हमास की है।
हमास कहाँ है? हर कोई दक्षिणपंथियों को दोष दे रहा है, क्योंकि यही तरीका है जिससे वे अपने दृष्टिकोण को उस खतरे से बचा सकते हैं जिसे उन्होंने सही तौर पर एक खतरा समझा। हो सकता है ये इजराइल में वामपंथ खत्म कर सकता है। और उन्होंने मूल रूप से धीरे धीरे अपना लहजा बदल लिया, लेकिन तब से बसने वालों की हिंसा मुख्य मुद्दा बन गई। यहूदियों को दोष देना ही फिलिस्तीनी राज्य के मकसद को खुद फिलिस्तीनियों की बर्बरता से बचाने का एकमात्र तरीका बन गया। और मुझे नहीं पता कि इन चुनावों के साथ क्या होगा। बहुत सी वामपंथी पार्टियां खुद को दक्षिणपंथी दिखा रही हैं और वे वामपंथी गुट शायद अभी भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वामपंथी फिर उभर नहीं पाएंगे क्योंकि इजराइल फिर से फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन नहीं करेगा। और आप जानते हैं, इजराइल के डिप्लोरेबल्स शुरू से सही थे। वामपंथी, और मैं वामपंथियों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं इन्हीं सर्किलों से आया हूं। वे खासकर मिज़राहिम के बारे में, यानी इस्लामी और एशियाई देशों से आए यहूदियों के बारे में कहते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि वे आदिम हैं, वे अरबों से नफरत करते हैं क्योंकि वे नस्लवादी हैं। ये लोग अरब देशों से आए थे और बोले आप अरबों को नहीं समझते, पश्चिम में आप उन्हें नहीं समझ सकते, हम उनके बीच रहे हैं, हम जानते हैं कि इसका अंत बुरा ही होगा। और ऐसा ही हुआ। मैं ओस्लो का समर्थक था और मैं बाकी वामपंथियों की तरह आश्वस्त था कि जब फिलिस्तीनियों को अपनी खुद की राज्य मिल जाएगा तो वे राष्ट्रों के परिवार द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और फिर वे हमारी ओर हाथ बढ़ाएंगे और हम भी उनकी ओर शांति से हाथ बढ़ाएंगे। और इसमें कुछ है, आप जानते हैं, वामपंथ में कुछ ऐसा है जिसमें वे जिनकी प्रशंसा करते रहते हैं उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। वे ओबामा के समर्थक ईरानी मुल्लाओं को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि वे अमेरिका को जला देना चाहते हैं और वे कहेंगे नहीं, उनका असली मतलब ये नहीं है, वे बस, आप जानते हैं, वे बस पीड़ित हैं। और ये एक संरक्षकतावादी दृष्टिकोण है जिसमें आप जिन लोगों की रक्षा कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, वे उन्हें कोई स्वायत्तता नहीं मानते। बिल्कुल सही। इसीलिए सब कुछ हम पर है। ये नजरिया सांत्वना देने वाला है क्योंकि सब कुछ सुधारा जा सकता है। अब समय है कि हम इन लोगों को गंभीरता से लें। वे गंभीर हैं और अगर ईरान के पास बम है तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अगर आप उस सोच को देखें तो आप जानते हैं, हम कहते हैं शिया आत्मघाती हमलावर, क्योंकि शिया में आत्महत्या द्वारा शहादत को बहुत सम्मान दिया जाता है। और अगर आप देखें कि अगर ये एक ऐसी संस्कृति है जो आत्मघाती हमलावरों की प्रशंसा करती है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर उसी चीज की प्रशंसा क्यों नहीं करेगी? अगर वे मानते हैं कि कयामत का दिन आएगा तो क्यों नहीं? जब अच्छाई और बुराई के बीच, शिया और बाकी मानवता के बीच अंतिम युद्ध होगा जिसमें वे जीतेंगे, तो अगर उनके पास कयामत का हथियार है तो वे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? कम से कम जॉनथन, हमें ये मानना चाहिए कि जब वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य इजराइल को धरती के चेहरे से मिटा देना है, तो वे सच में वही मतलब रखते हैं। अगर यही मुख्य लक्ष्य है और आपके पास परमाणु हथियार है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? और हाल के महीनों में ईरान के खिलाफ युद्ध के साथ जो हुआ वो इजराइल के अस्तित्व के लिए और साथ ही दुनिया की शांति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर JCPOA ओबामा परमाणु समझौते में सनसेट क्लॉज हैं जो 2030 के अंत में समाप्त हो जाते हैं, फिर वे सुरक्षा परिषद की गारंटी के साथ परमाणु बम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया होगा कि उन्हें बम मिल जाए। बिल्कुल, उन्हें इसे पाने से रोकें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपकी राय क्या है? उनके पड़ोसी क्या करेंगे? सऊदी अरब अपनी सारी दौलत का क्या करेगा अगर वो भी ऐसा ही कोई हथियार ना हासिल करे? तो अगर उनके पास बम आ गया तो पूरा मध्य पूर्व परमाणु हथियारों से लैस हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं, इस क्षेत्र में इतने कट्टरपंथी हैं कि यह पूरी पृथ्वी के संतुलन के लिए खतरनाक हो जाएगा। हाँ, आपने अपने JNS लेख में, जिसे हमने प्रकाशित किया था, लिखा था कि कुछ अमेरिकी उदारवादियों ने हैरिस का अनुसरण बंद कर दिया है। आपने कहा कि द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग आमतौर पर जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते, जो बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को अब भी प्रामाणिक आवाज माना जाता है,
भले ही इसे कैंडेस ओवेंस और अन्य नव नाजियों द्वारा ज्यादा उद्धृत किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा है, जैसा आपने पहले भी बताया था, कि जो चीज 30 साल पहले हाशिए पर मानी जाती थी वह अब मुख्य धारा बन गई है? क्या यह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा कि इसे अब भी मुख्य धारा की राय माना जाएगा उन अभिजात्य उदारवादियों द्वारा जो अब भी सोचते हैं कि वे इजराइल पर शासन करते हैं? क्या यही रास्ता है? या क्या कोई जवाबदेही होगी? मुझे नहीं पता, क्योंकि सवाल यह है कि क्या पश्चिम अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, और अगर वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरा मतलब है अमेरिका ने अभी अभी लग्स युद्ध लड़ा जिसमें 13 हताहत हुए। तो ये इजराइल जैसा नहीं है जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था और सैकड़ों सैनिक मारे गए। अगर ऐसा नहीं है, अगर पश्चिम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी अभिजात्य वर्ग इसका बहाना बना लेगी। और मुझे लगता है कि इन सभी तर्कों की जड़ में ये बेवकूफ़ी भरा विचार है कि ताकत से असल में समस्याएं हल नहीं होती। ये प्रगतिशीलों के लिए एक आस्था का विषय है, और अगर ताकत से समस्याएं हल नहीं होती तो इजराइल एक बड़ा समस्या है, क्योंकि हमारी कुछ समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका ताकत का इस्तेमाल करना है। और एक छोटे से देश में जहां दुश्मन पड़ोसी हैं जिन्होंने आपको धरती से मिटा देने का संकल्प लिया है, वहां जीवित रहने का एकमात्र तरीका यही है। आप तभी जीवित रह सकते हैं जब निरोधक क्षमता पैदा करें, और निरोधक क्षमता आपकी ताकत का इस्तेमाल करने की इच्छा दिखाने से बनती है। और इसलिए मेरा मानना है कि हम प्रगतिशील वैश्विकतावादी विश्व दृष्टि के लिए एक कांटे की तरह हैं, जो सोचता है कि किसी भी समस्या का समाधान बल प्रयोग से नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से हमास, ईरान, ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें केवल बल प्रयोग से ही हल किया जा सकता है, क्योंकि ईरान या हमास को शांत करने या तुष्ट करने का कोई भी प्रयास निरर्थक है। ये ईरान है, अगर आप देखें, यहाँ तक कि जिस तरह से वे खुद को बुलाते हैं, वे एक क्रांतिकारी शक्ति हैं। और एक क्रांतिकारी शक्ति वो शक्ति होती है जो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पलटने की कोशिश करती है जिसमें वो खुद को पाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई रियायत कभी पर्याप्त नहीं होगी, जैसे 1930 के दशक में हिटलर के समय था। हिटलर के विरोधी उसके दुश्मन बनने से पहले सोचते थे कि ठीक है, वो आत्मनिर्णय के विचार के आधार पर ही मांगे कर रहा है, क्योंकि वो केवल उन्हीं क्षेत्रों को मिलाने की मांग करता है जहां जर्मन बहुसंख्यक है। तो उन्होंने हर कदम को इसी तरह देखा। आंशलूस, राइनलैंड, सुडेटनलैंड, हर जगह जहां पर तर्क किया जा सकता है जर्मन बहुसंख्यक या जर्मन सबसे बड़ी आबादी थी, तो उसे इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता था। लेकिन फिर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करना चाहा, जहां जर्मन लोग बहुसंख्यक नहीं थे। और यही वो समय था जब दुनिया के चेम्बरलेन जाग गए कि हिटलर का मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों के भीतर रियायतें मांगना नहीं है, वो उस व्यवस्था को पलटने की कोशिश कर रहा है। और वैसे ईरान भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें और भी तरीकों से नाजी विचारधारा है। इसने यहूदी विरोध को अपने विश्वास का मुख्य आधार बना लिया है। इसकी हिंसा, सब कुछ उसी से जुड़ा है। लेकिन अगर आप केवल राजनीतिक विज्ञान के नजरिए से निष्पक्ष रूप से देखें, तो क्षेत्रीय व्यवस्था के बीच एक क्रांतिकारी देश मौजूद है, और जो ये कर रहा है, अगर आप इसका अध्ययन करें, तो ये नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये अपने चारों ओर के सभी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, सरकार से भी ज्यादा ताकतवर प्रॉक्सी बनाकर, जैसा कि हम लिबनान में देखते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसे केवल बल प्रयोग से ही हल किया जा सकता है। और जब यहूदी अपनी रक्षा करते हैं और बल का प्रयोग करते हैं, और ऐसा करके उदारवादी विश्वास का विरोध करते हैं, तो प्रतिक्रिया यहूदी विरोधी हो जाती है। क्योंकि पश्चिम के वे हिस्से जो नैतिक रूप से गिर चुके हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि कभी कभी आपको बल प्रयोग करना पड़ता है। और हम इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि यह सच है। मुझे लगता है यह स्पष्ट है। आपने कहा है कि हारेड्स ने इजराइल पर नरसंहार और रंगभेद के झूठे आरोपों को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे लगता है सवाल यही है
और मैं अपने संपर्कों से भी पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। क्या वह काम करने वाले प्रकाशक, संपादक और रिपोर्टर समझते हैं कि यह सिर्फ नेतन्याहू या उस इजराइल को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जिसे वे पसंद नहीं करते, बल्कि उनके खिलाफ बढ़ रहे यहूदी विरोधी भावनाओं को भी बढ़ावा दे रहा है? मेरा मतलब है, वे इसे तब महसूस कर सकते हैं जब वे विदेश जाते हैं या जब वे 7 अक्टूबर को हुई घटना के बारे में सोचते हैं। वह स्थिति कैसे काम कर रही है? वे कुछ और ही कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं कि इज़राइल की आलोचना सही है और उनका काम है इज़राइल को उसकी जातीय केंद्रित सोच, उसके सैन्यवाद, उसकी हिंसा से दूर करना। और वे वास्तव में मानते हैं कि ज़ायोनिज़्म की आलोचना करने की प्रेरणा सही है, कि इज़राइल सच में अपराध कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये हास्यास्पद है। सबसे पहले नरसंहार का झूठा आरोप हास्यास्पद है, जिसे मैं भी बढ़ावा देता हूं, हालांकि पूरी तरह से दिल से नहीं, क्योंकि यह साफ तौर पर सच नहीं है। लेकिन अगर आप नागरिक मौतों और लड़ाकू मौतों के अनुपात को देखें तो ये अनुपात किसी भी आधुनिक शहरी युद्ध क्षेत्र में सबसे कम है, हमेशा। तो इजराइल नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए अनूठा प्रयास कर रहा है, जबकि हमास नागरिकों को गोलीबारी की लाइन में धकेल रहा है और अपने योद्धाओं, अपने आतंकवादियों को नागरिकों के पीछे छुपा रहा है ताकि इजराइल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, और इसे नरसंहार माना जाता है। क्या आपने ऐसा नरसंहार सुना है जिसमें लोगों को सुरक्षित इलाकों में सिर्फ चोट से बचाने के लिए निकाला गया हो, जहां दुश्मन को आईडीएफ दुश्मन को मानवीय सहायता दे रहा है? ये तो हास्यास्पद है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके गठबंधन ने आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, तो कुछ क्षेत्रों जैसे मोसुल या रक्का में लड़ाकों और नागरिक मौतों का अनुपात हर एक लड़ाके पर 7 से 9 नागरिकों का था, और उन्होंने पूरे शहरों को जमींदोज कर दिया। हम, जो युद्ध के इतिहास में सबसे ज्यादा सतर्क सेना है कि किसी भी तरह की आनुषंगिक क्षति न हो और जो लोग लड़ाके नहीं हैं उन्हें नुकसान न पहुंचे, हमें नरसंहार के लिए दोषी ठहराया जाता है। और वही लोग तेहरान की हत्यारी सरकार की ओर आंखें मूंदने को तैयार हैं, जो अपनी ही जनता का कत्ल करती है। ये कोई नैतिक मानदंड नहीं है, ये दोहरा मापदंड है, एक ऐसा मापदंड जो सिर्फ यहूदियों और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ अपनाया जाता है। हाँ, मुझे लगता है मैं इसे और आगे ले जाता हूँ। मेरा सवाल है, क्या हारेट्स के प्रकाशक, आप जानते हैं, और संपादक और वहाँ के बाकी सभी लोग, क्या वे भी पीटर बायनार्ड की तरह मानते हैं, जैसा कि वह कहते हैं कि वे एक द्विराष्ट्रीय राज्य में विश्वास करते हैं? वो, आप जानते हैं कि इजराइल को यहूदी राज्य होने की जरूरत नहीं है, कि यहूदी लोग बिना संप्रभुता के भी इजराइल की भूमि पर जीवित रह सकते हैं। आप जानते हैं, यही बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराना वुडी एलन का मजाक है, जिसमें शेर और मेमना एक साथ लेटे होते हैं, और आप जानते हैं, मेमने को ज्यादा नींद नहीं आने वाली। क्या वे सच में ऐसा मानते हैं? कुछ लोग साफ तौर पर ऐसा मानते हैं, बाकी सोचते हैं कि जैसे ही वे यहूदियों को उनकी जाति केंद्रित सोच या ऐसी किसी बात से दूर कर देंगे, वे बस गायब हो जाएंगे। कुछ लोग गैर राष्ट्रीय राज्य या शुद्ध लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वे इसे अपने सभी नागरिकों का राज्य कहते हैं, जबकि हम पहले से ही ऐसा हैं। अरब, जो इजराइल के नागरिक हैं, उनके पास वोट देने का अधिकार है, वे चुनाव लड़ सकते हैं, उनके पास बाकी सभी अधिकार भी हैं। तो एक विचार है कि एक राज्य समाधान हो जिसमें सभी को समान अधिकार मिले और राज्य सभी पहचानों के बीच तटस्थ रहे। ये एक विकल्प है। और दूसरा विकल्प है एक द्विराष्ट्रीय राज्य, जैसे शायद बेल्जियम, जिसमें दोनों आबादियों को सामूहिक अधिकार या राष्ट्रीय अधिकार मिलते हैं, लेकिन वे उन्हें समान रूप से साझा करते हैं। तो ये दो राज्य समाधान का विस्तार है जो खुद इजराइल के भीतर है, और वे मानते हैं कि ये एक व्यवहार्य समाधान है या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कौन किस बात को मानता है। उनमें से कुछ लोग साफ तौर पर कहते हैं कि सियोनिज्म नस्लवाद है। यही वो शर्मनाक संयुक्त राष्ट्र का फैसला था जिसे महासभा ने वापस ले लिया था।
मूल रूप से मुझे लगता है कि ये दिसंबर या नवंबर 1975 की बात है, जब उन्होंने सियोनिज्म को नस्लवादी घोषित किया था, जिसका मतलब है कि सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, सिवाय यहूदियों के। इसी कारण सियोनिज्म विरोध का मतलब यहूदी विरोध है। जब तक आप हर जगह राष्ट्र राज्य की अवधारणा को ही अस्वीकार नहीं करते, अगर आप सोचते हैं कि किसी भी समुदाय को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि फिलिस्तीनियों को यह अधिकार है और कुछ यहूदियों को नहीं, तो आप यहूदी विरोधी हैं। अगर सभी समुदायों को आत्मनिर्णय का अधिकार है सिवाय यहूदियों के, तो वो यहूदी विरोध है। ये मेरे सख्त रुख से नहीं, बल्कि आमोस ओज, जो इजराइल में वामपंथ के अग्रदूत हैं, उन्होंने ये कहा था। अगर आप यहूदियों को आत्मनिर्णय से वंचित करते हैं, जिसका मतलब है कि आप सियोनिज्म विरोधी हैं, तो आप यहूदी विरोधी हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इस सच को दोहराना बहुत जरूरी है। जहां तक मेरा सवाल है, यह निर्विवाद रूप से सच है। गदी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं और दर्शकों को बता सकते हैं कि वे आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, हमारा पॉडकास्ट टैबलेट्स इजराइल अपडेट है, जिसमें मैं और माइक ड्यूरन है। माइक ड्यूरन और गदी ताउब सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। मैं कभी कभी प्रकाशनों के लिए लिखता हूँ। मुझे JNS के लिए लिखना बहुत पसंद है। अगर आप हिब्रू बोलते हैं तो मेरा हिब्रू पॉडकास्ट चैनल है गेट कीपर्स फ्रॉम एरेज इजराइल, और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मेरे पास युद्ध शुरू होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का पहला इंटरव्यू था। ये 25 मार्च को था। मुझे उनके साथ 1 घंटा 10 मिनट मिला। ये इजराइल अपडेट चैनल पर हिब्रू में और चाहें तो अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध है। ये शानदार है। मैं पाठकों को आपको फॉलो करने और पॉडकास्ट सुनने की सलाह देता हूं। हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कृपया याद रखें कि हर दिन जॉनथन टोबिन डेली एडिशन सुनें, जिसे आप जहां भी पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सुन सकते हैं। और चाहे आप हमें इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों, या हमें फेसबुक या एक्स पर या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अच्छे रिव्यू दें। थिंक ट्वाइस @jns.org पर हमें बताएं कि आप शो कहां सुनते देखते हैं और आपकी क्या राय है। और याद रखें, पढ़ते रहें और खुद सोचते रहें। और हम आपसे फिर अगले हफ्ते मिलेंगे।